हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग जी? सब बढ़िया है ना? तो चलिए आइए आज इस ऑनलाइन क्लास में एक बहुत ही शानदार चैप्टर का शॉर्ट नोट्स के जरिए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, है ना? ये शॉर्ट नोट्स यकीन कीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में बनाया गया है आपको कि इसमें एक पॉइंट भी नहीं छूट सकेगा। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए इतना बढ़िया साबित होगा कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, उसका क्वेश्चन जो है इससे ना छूटना चाहिए इतना कर लेने के बाद में, है ना? हमें बहुत खुशी की बात है कि पिछले दिन इस चैप्टर को खत्म किया गया आपके ऑफलाइन क्लास में। और उस ऑफलाइन क्लास में आप लोगों ने सभी, है ना, सभी लोगों ने मिलकर के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को बड़ा मेहनत से सभी लोग सोल्व किए। उससे हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह का अपना जो मेहनत है आगे बरकरार रखें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और क्वेश्चन को सोल्व करने में देर ना लगाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करें। हम जो है आपके साथ हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना बताएंगे, लगातार पूछोगे लगातार बताएंगे, है ना? तो आप यकीन कीजिए कि हीट ट्रांसफर जो चैप्टर है, थर्मल फिजिक्स का चैप्टर है, क्लास 11 का पार्ट है। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि इसको जो है पढ़ना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ नहीं मुश्किल होता है, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो बड़ा आसानी से मजे मजे जो है आप करते जाएंगे। ठीक है, आपको जो चैप्टर जितना ज़्यादा मुश्किल लगे उसको उतना ज़्यादा पढ़ो आप, है ना? वो जो है वो आसान हो जाएगा, तुरंत आसान हो जाएगा। बस इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाना चाहिए उस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए, एक तो हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ा ही है। तो आप लोग जो है ये जो आपको जो वीडियो जो जारी किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा, जब देखिएगा आप लोग, है ना, तो आप जो है एक बढ़िया जो शॉर्ट नोट्स का कॉपी जहाँ पे बनाते हैं उसको लेकर के बैठ जाइएगा। वो बढ़िया से एकदम रंगीन कलरफुल जो है आप बनाइए, बड़ा मजा आएगा, है ना? और आपके ऑफलाइन क्लासेस में ये सारा जो शॉर्ट नोट्स है वो चेक होगा। शॉर्ट नोट्स को आप साथ में रखें। तो चलिए अब स्टार्ट किया जाए। मैं थोड़ा सा बता दूं फिर कि ये जो हीट ट्रांसफर चैप्टर है थर्मल फिजिक्स का चैप्टर है। और इस हीट ट्रांसफर में हम लोग तीन जो है वो मेजर चीज पढ़ेंगे। कंडक्शन पढ़ेंगे, कन्वेक्शन पढ़ेंगे, और क्या लास्ट जो है वो रेडिएशन है। रेडिएशन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? चलिए जी। अगर जो बच्चे नए हैं इस क्लास को, मतलब ऑनलाइन वीडियो पे नए हैं, ऑनलाइन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये जो क्लास है वो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ है। ये बाईपास पे चलता है ना? बाईपास नियर आकाश टेक्निकल के लिए, है ना? ये आपका रहा, इधर में कॉन्टैक्ट नंबर रहा, यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो, यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, रीच कर सकते हैं। तो आप देर ना करें। अगर आप चाहते हो कि अ, मतलब अगर आपको सपना है कि जेई नीट निकाले, एनडीए निकाले और निकाल करके हम कुछ डॉक्टर इंजीनियर बने, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप एकदम जितना जल्दी जो है आकर के यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। चलिए, हीट ट्रांसफर, है ना? देखिए इसमें आपको बताया गया होगा पीछे में कि हीट जो है एक एनर्जी का रूप है ना? हीट जो है वो क्या है? एक एनर्जी का रूप है जो हमेशा जो है वो फ्लो मोड में होता है। मतलब कि जो है अ, मतलब फ्लो होते रहता है, चलता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे, हीट ट्रांसफर बोलेंगे, है ना जी? चलिए, इसमें बोला गया है, बताया गया है कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो मुख्य रूप से तीन रूप में होता है ना? कहने का मतलब कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो तीन है। पहला जो है वो कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है, और तीसरा क्या है? रेडिएशन है। अगर इनको आसान भाषा में समझा जाए तो कहेंगे क्या कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो हीट का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, वो मुख्य रूप से तीन रूप में होता है। पहला जो है वो कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है, एंड तीसरा जो है वो क्या है? रेडिएशन है। ठीक है, अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो कंडक्शन को हम लोग चालन कहते हैं, इसको संवहन कहते हैं, एंड रेडिएशन को विकिरण कहते हैं। ठीक है, पहला देखिए कंडक्शन। कंडक्शन में बोलता क्या है कि इसमें कंडक्शन में हीट को ट्रांसफर होने के लिए उसमें मीडियम पार्टिकल का जो है वो एक्चुअल मोशन नहीं होता है। ठीक है, वो वाइब्रेशन से ही जो है वो अपने जगह पे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन से ही वो जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कंडक्शन हो गया। कन्वेक्शन में अगर बात किया जाए तो कन्वेक्शन में हीट को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह
पार्टिकल के सॉरी मटेरियल पार्टिकल को मूव करना पड़ता है, ठीक है। और रेडिएशन में जो है वो मटेरियल पार्टिकल का जरूरत भी ना होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे मान लीजिए कि एक जो है अपने पास में क्या है यहाँ पे, तो टप है, क्या है, टप, ठीक है। और इसमें जो है वो मान लीजिए कि पानी गर्म कर रहे हैं नीचे से आग जला करके चूल्हा पर, ठीक है, जो अपना जो गांव में हम लोग करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से ये जो आग है, ये जो है वो टच करेगा जा करके इस बर्तन के बाहरी पार्ट को टच करेगा, उसके बाद ये जो आग है या तो जो हीट है वो इस हाई टेम्परेचर सरफेस से पॉइंट से जो है इस लोअर की तरफ जो है वो बढ़ेगा। तो जिस विधि से, जिस प्रोसेस से जो अंदर में बर्तन में जो हीट ट्रांसफर हुआ इस सरफेस से इस सरफेस तक का, उसको हम लोग कहेंगे कंडक्शन। और याद रहे कि इस कंडक्शन में, इस प्रोसेस में हीट को ट्रांसफर होने के लिए पार्टिकल का मूवमेंट ना हुआ है। चलिए अब जो हीट जो है वो पहुंच गया है कहाँ पे, तो इस बर्तन के ऊपरी सरफेस पे पहुंच गया है जहां पे जो है पानी उसके क्या है, कॉन्टेक्ट में है ना जी। अब जो है पानी जो है वहां पे हीट होना चालू होगा। अब क्या होगा कि ये जो पानी जो है इसका निचला सतह गर्म हो करके, जैसे ही नीचे पानी गर्म होगा, पानी का पार्टिकल जो है गर्म होगा, और गर्म होने के बाद में इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कमने के बाद डेंसिटी कम जाएगा इसका, और डेंसिटी जैसे ही कमेगा तो पार्टिकल जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसी समय क्या होगा, जो सराउंडिंग पार्टिकल रहेंगे, वाटर पार्टिकल रहेंगे जो हैवी रहेंगे, इस वाले से जो गर्म हुआ उससे, वो जाके जो है वैकेंट स्पेस को क्या करेगा, तो खाली स्थान को भर देगा। तो इसी तरह से जो है वो गर्म होते रहता है, ये ऊपर चलते रहता है, ऊपर से जो है नीचे आते रहता है, ठीक है। इस तरह से साइकिल बन जाता है वो, समझे ना। तो कहने का मतलब कि कन्वेक्शन में या तो जब पानी गर्म होता है, दूध गर्म होता है, लिक्विड गर्म होता है, तो उसको गर्म होने के लिए, मतलब हीट को ट्रांसफर होने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पार्टिकल को मूव करना पड़ता है जी, एक्चुअल मोशन होता है। लेकिन कंडक्शन में ऐसा नहीं हुआ था, तो इसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्शन। तो यही बोला गया है कि हीट ट्रांसफर का वह विधि है जिसमें मटेरियल पार्टिकल को क्या होना पड़ता है, मूव होना पड़ता है, क्या करने के लिए, तो हीट को ट्रांसफर करने के लिए। अगला जो है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है वो हीट ट्रांसफर का वो प्रोसेस है जिसमें, हाँ, जिसमें जो है वो हीट को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम के पार्टिकल की जरूरत भी ना पड़ता है, ठीक है। जैसे में सूरज का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आता है सूरज से, ठीक है, एकदम बेस्ट तरीका है ना जी, रेडिएशन। ये जो है रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो है वो चलता है, ठीक है। चलिए ये जो है थोड़ा सा डिटेल आपको मिल गया है ना। आप मेन नोट्स को थोड़ा सा चेक करेंगे जाकर के, उसमें आपको पूरा बढ़िया से एकदम बताया गया है इनके कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों में जो है वो आपको, उसमें आपको डिफरेंस भी बताया गया है। चलिए एक चीज आप याद रखिएगा कि कन्वेक्शन जो है वो डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है, बायोन्सी फोर्स के कारण होता है। और बायोन्सी फोर्स के कारण जो है मतलब डेंसिटी चेंज होता है तो बायोन्सी फोर्स लगता है, और उसी से जो है ऊपर नीचे होता है पार्टिकल, ठीक है। जो हल्का रहेगा ऊपर जाएगा, भारी रहेगा नीचे आ जाएगा। याद रहे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अगर पास में ग्रेविटी नहीं रहे, है ना, इसी तरह का ग्रेविटी ना रहे, और वहां पे आप पानी को गर्म करोगे तो उसमें क्या, पानी जब गर्म करोगे तो उसका पार्टिकल का नीचे से ऊपर से नीचे ऐसा होगा क्या, तो ऐसा नहीं होगा। अगर वहां पे mg फोर्स ना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगेगा, तो उसमें जो है पॉसिबल नहीं है। याद रखिएगा कि कन्वेक्शन में पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, हल्के वाले पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम लगता है, वाले पे ज्यादा लगता है। तो इसमें क्या होता है कि हल्का वाला ऊपर चला जाता है, भारी वाला नीचे आ जाता है, उसके बाद में फिर से ये भारी वाला गर्म होगा, है ना, इसका डेंसिटी कम है, फिर से ऊपर ऐसे, तो ऊपर नीचे होते रहता। तो ये जो चीज है तभी पॉसिबल है जब ग्रेविटी रहेगा। बहुत सारा एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या जब आप अंतरिक्ष में पानी को गर्म करोगे एक वेसल में, बर्तन में, तो क्या पानी जो है वहां पे, बाहर में हल्ला हो रहा है, पानी जो है वहां पे क्या कन्वेक्शन प्रोसेस से गर्म होगा क्या, नहीं, वहां पे कन्वेक्शन प्रोसेस से गर्म नहीं होगा, पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो नहीं होगा, है ना, मतलब इधर उधर जो है वो नहीं होगा। तो उस प्रोसेस में, मतलब उस जगह पे पानी भी जो गर्म होगा वो कंडक्शन प्रोसेस से जो है वो क्या होगा, गर्म होगा उसमें, क्योंकि पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो होगा ही नहीं, एक्चुअल मोशन होगा नहीं। तो इसको थोड़ा सा आप याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पेज में चला जाए।
क्यों हल्ला करते हैं? चलिए नेक्स्ट पेज में आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ बताया गया, इधर में थोड़ा सा पेन का कलर चेंज हो जाएगा तो अच्छा सा ही लगेगा। देखिए जी, इसमें सबसे पहला प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, या तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं, कंडक्शन। ठीक है, देखिए तो कंडक्शन में बोला है कि एक स्लैब से अगर देखा जाए तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो क्यू बाई टी। देखिए क्यू जो यहाँ पे हीट है, और हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम देखेगा तो ये आपका जो है वो हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकल जाएगा कि जो हीट है वो किस दर से जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, या तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला जो निकल के आया था क्यू बाई टी इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स है। ठीक है, इस डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए जी, अच्छा यहाँ से जो है ए क्यू बाई टी को आप जो है वो क्या लिख सकते हो, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? यहाँ से अगर टी को आप इधर में मल्टीप्लाई करके लिखते हो कितना लिखा जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाई कितना डी एक्स, अब इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। यहाँ से आप डिफ्रेंसिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में तो सारा चीज कांस्टेंट है कि टी के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाई टी एक्स, ये पूरा आपका कांस्टेंट रहा और लास्ट में कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये जो निकल के आ जाएगा ये इतना ही निकल के आएगा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो या तो आप डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी बोल लो या तो क्यू डिवाइडेड बाई टी बोल लो। ठीक है, दोनों सेम ही चीजें। याद रहे ये जो है आपका इंस्टेंटेनियस है, आप लोग को मालूम होगा कि जो डिफ्रेंसिएशन जो निकल के आता है दैट इज इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी वो देता है, और बाकी जो क्यू बाई टी है ना, जैसे बोलेगा इसमें कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो टी टाइम में जो है वो ट्रांसफर हो गया, तो क्यू बाई टी जो है वो एवरेज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर देगा वो। ठीक है, जैसे आप एवरेज स्पीड में पढ़े होगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन करके। ठीक है जी, चलिए आगे में देखिए यहाँ पे बोला है कि के जो है वो क्या है, तो के जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, या तो सिंपली इसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, इसका एसआई यूनिट एंड जो डायमेंशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल करके रखना। तो इसका जो एसआई यूनिट एंड डायमेंशन जो है कहीं पे लिखा है, आगे में शायद मिलेगा, वो चेक कर लिया जाए। थर्मल करंट, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी देख लेते ऊपर में ही है ना, एसआई यूनिट यहाँ पे डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किधर नीचे में मिल गया, नीचे में है वो चीज है ना, सारा चीज इसमें दिया हुआ है जी, बहुत बढ़िया से इसको लिखिएगा आप है ना। देखिए डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स को यहाँ पे बोला गया है टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला गया है, जिसको टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंजिंग टेम्परेचर डिवाइडेड बाई किससे, तो लेंथ से या तो डिस्टेंस से। ठीक है, चलिए अगर ऊपर वाले फॉर्मूला को हम लोग नीचे में लिखते हैं, तो जैसे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो निकल के आया था डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसको आप जो है वो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ए लेंथ से डिवाइड कर दो तो वही चीज निकल के आएगा। ठीक है, तो नीचे में देखिए यहाँ पे जनरलाइज हो गया फॉर्मूला क्यू बाई टी, क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए, यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो यहाँ पे T2 माइनस जो है वो T1 होना चाहिए, T2 माइनस क्या होना चाहिए, T1, लेकिन यहाँ पे जो है देखिए माइनस है, तो ये माइनस जो है जब इसमें गुना होगा तो T2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा और T1 जो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ पे नीचे में वही चीज लिखा हुआ है क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई कितना L, जहाँ पे L जो है वो स्लैब का लंबाई हो जाएगा। देखिए इस वाले फिगर से आप बहुत अच्छा से समझ सकते हो, यहाँ पे एक जो है वो 3D ऑब्जेक्ट दिया है, और इसमें जो कंडक्शन जो है हीट का कंडक्शन जो है ट्रांसफर जो है इस डार्क सरफेस से इस डार्क सरफेस शैडो सरफेस की तरफ जो है हो रहा है। मान लीजिए ये जो सरफेस से कितना है P है, और ये जो कितना है वो Q है, P से Q की तरफ में हो रहा है। ठीक है जी, तो इस सरफेस से इस सरफेस तक आने के लिए जो लेंथ जो चलना पड़ेगा, डिस्टेंस जो चलना पड़ेगा कितना हो जाएगा, वो L हो जाएगा है ना। चलिए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है ना, और इस वाले सरफेस का टेम्परेचर कितना दिया, T1 दिया, इस वाले का कितना दिया है, T2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाए तो जो निकल के आ जाएगा होना चाहिए T2 माइनस T1, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है पॉजिटिव में पुट करेंगे तो T1 माइनस T2 पुट करेंगे। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में ही रहा है। ए क्या है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया याद रखिएगा जी,
कि जिधर में हीट ट्रांसफर होगा, जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होगा, उस हीट ट्रांसफर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला एरिया को लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद में हाँ देखिए यहाँ पे तो क्यू बाई टी को के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल हो गया, जहाँ पे ए जो डेल्टा टी है ये आपका पॉजिटिव वाला वैल्यू है, हाई टेम्परेचर माइनस क्या, लो टेम्परेचर। तो कंडक्शन में मात्र एक फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, जो आपको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ए वाला आप याद कर लीजिए या तो फिर ए वाला याद कर लीजिए, दोनों में से कोई। क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में जी। चलिए इस पेज में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर में देखिए बोला है कि एस आई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको आप के बोल रहे थे। ठीक है, के जो है वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इसका जो एस आई यूनिट जो होगा कितना हो जाएगा, वाट। देखिए ऊपर से आप निकाल सकोगे, नहीं तो यहीं से निकाल लो। क्यू बाई टी इज इक्वल टू होता है के ए कितना, डेल्टा टी पॉजिटिव वाला वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहाँ से के इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई टी, ऊपर में एल हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, ए, और कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। क्यू बाई टी का है तो जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड का है तो वाट, ऊपर में मीटर, नीचे में हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, केल्विन। एक मीटर से एक मीटर कट गया तो आ जाएगा वाट पर मीटर पर क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, है ना। इतना चीज जो है वो निकल के आ जाएगा, क्या आ गया, वाट पर मीटर पर केल्विन आ गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है आप डायमेंशन यहाँ से निकाल लीजिएगा। वाट की जगह पे क्या लिखते हैं, वाट की जगह पे जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से आप डायमेंशन निकाल लीजिएगा, डायमेंशन जो है आपका इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए यूनिट जो है आपका इधर में लिखा हुआ, इजी। एक जो है यहाँ पे जो है छोटा सा क्वेश्चन जो है बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि आपको समझ में आवे कि एक स्लैब से जो हीट का ट्रांसफर होगा कंडक्शन में वो कैसे होगा। देखिए इधर में आपका फॉर्मूला यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, तो क्यू बाई टी जो हो जाएगा, देखिए एक यहाँ पे स्लैब है, क्यूबाइड स्लैब है ना, स्लैब है, क्यूबाइड बॉडी है। तो इसका जो टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है जी। और इस बॉडी का जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी एक तरह से जो है वो प्रॉपर्टी हो जाता है किसका, तो यहाँ पे बॉडी का एक प्रॉपर्टी बन गया। ठीक है, चलिए इसका लेंथ जो दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस दिया दोनों फेस के बीच में कितना दिया, 25 cm दिया है। और एरिया जो सरफेस एरिया जो दिया है ना, वो कितना दिया है, 2 मीटर स्क्वायर दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए यहाँ पे के का वैल्यू कितना दिया है, 1000 वाट। सब एसआई में पुट कीजिए, 1000 नहीं है 100 है, 100 भर दिया गया। एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 2 भर दिया गया। टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा कर दीजिएगा, 80 माइनस 60 हो गया। उसके बाद में नीचे में क्या था, यहाँ पे एल था, तो एल आप एसआई में भर लीजिएगा। तो 25 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे, 25/100, ये आपका हो जाएगा मीटर में। देखिए यहाँ पे 25/100 ये मीटर में। तो क्यू बाई टी का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया, किस तरह से रेट, किस तरह से जो है हीट वो ट्रांसफर कर रहा है जी। ठीक है, तो ये जो है एक छोटा सा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आता है थर्मल करंट। क्या आता है, तो थर्मल करंट आता है। देखिए थर्मल करंट कहीं पे एक जगह रिलेशन था क्या, नहीं आगे में मिलेगा वो। देखिए थर्मल करंट क्या, तो थर्मल करंट जो होता है, जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हो, आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई कितना, डी टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो पढ़े हो, है ना, वही जो है इसमें भी होता है। इसमें क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो है वो क्या बन जाएगा, तो थर्मल करंट बन जाएगा। उसमें धारा इसको कहेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, है ना, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। तो ये जो निकल के आएगा, ये एवरेज करंट निकल के आएगा, थर्मल एवरेज करंट। ये जो होगा इंस्टेंटेनियस थर्मल करंट निकल के आएगा। ठीक है, यही में बोला है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका जो एस आई यूनिट जो हो जाएगा क्यू बाई टी, तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड का कितना हो जाएगा, वाट हो जाएगा। इसका जो यूनिट जो निकल के आएगा, सॉरी जो डायमेंशन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। याद रखिएगा जी, 1 जूल बराबर जो है आपको कितना पुट करना है, तो ये पुट करना है आपको 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन तो जान ही रहे हैं, बस मीटर स्क्वायर को मीटर में कर दीजिएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
और 1 वाट जो है वो 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब के बराबर होगा। चलिए आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो थर्मल रेजिस्टेंस है ना। देखिए इसमें आपको पता चल जाएगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो R इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई के होता है। देखिए आपको जो है वो यहाँ से आपको अच्छा से समझ में आएगा, देखिएगा। तो इसमें बोला गया है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड कौन सा करंट, तो थर्मल करंट। तो इस साइड में LHS में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है और इस साइड में जो है वो थर्मल करंट है। तो I बराबर यहाँ से निकल गया Q/T, है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट जो ओम के नियम से जो बोला गया था V डिवाइडेड बाई कितना R, और V जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस था। मतलब कह सकते हैं क्या इसको, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 माइनस V2 होता था, ठीक है। किसमें आइए, थर्मल करंट में। थर्मल करंट में होता है Q डिवाइडेड बाई T, हीट फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब इतना जो निकल के आया है पीछे से फॉर्मूला, पीछे में जाकर के देखिएगा आप, Q डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू आया होगा KA डेल्टा T और डिवाइडेड बाई कितना L। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा I, इसको Q/T को हम लोग क्या बोल रहे हैं, I बोल रहे हैं। तो A आ जाएगा डेल्टा T का मतलब क्या होता है, T1 माइनस कितना T2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा L डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा K इंटू A आ जाएगा, ठीक है। अब इनको कंपेयर किया जाए तो ऊपर वाला टेम्परेचर डिफरेंस को आप वोल्टेज डिफरेंस मान सकते हो थोड़ा देर के लिए, V1 माइनस कितना V2, और नीचे में कितना हो जाएगा ये R हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R, तो R जो हो जाएगा अपना L डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा KA हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो R जो निकल के आया, रेजिस्टेंस जो निकल के आया, इन दोनों को कंपेयर करने की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक करंट और थर्मल करंट, यहाँ से जो R आया है ये आया है आपका थर्मल रेजिस्टेंस आया। यहाँ जो R है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना हो गया, L डिवाइडेड बाई K हो गया, जो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्मल रेजिस्टेंस होता है कितना, L डिवाइडेड बाई K। अब इसका आप यूनिट डायमेंशन खुद से निकालते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि K का हमने पीछे निकाल दिया, ये लेंथ है, ये जो एरिया है। उसके बाद में होता है थर्मल रेजिस्टिविटी। तो आपको मालूम होगा कि कंडक्ट, ठीक है, थर्मल रेजिस्टिविटी एक जो है फॉर्मूला आपको ये वाला मालूम होगा, R जो होता था वो रो इंटू L अपॉन कितना होता था, A होता था, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो। नहीं तो जो थर्मल रेजिस्टिविटी होता है वो कंडक्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। समझ में आया। चालकता जो है, प्रतिरोधकता जो होता है वो चालकता का क्या होता है, रेसिप्रोकल, जस्ट उल्टा होता है जी, ठीक है। तो इसका आप यूनिट निकाल लो, रो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्मल रेजिस्टिविटी, उसमें प्रतिरोधकता, इसका ऐसा यूनिट निकाल लो और डायमेंशन निकालो इधर में। यहाँ पे नीचे में एक पॉइंट बना के ये भी लिखा गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो थर्मल रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। देखिए एक भी बिंदु को इसमें छोड़ा नहीं गया है, बहुत डिटेल में नोट्स जो है बनाया गया। तो यही कारण है कि इसको जो है बोर्ड पे अगर बनाते तो ये जो है वीडियो जो है 3 घंटा के आसपास चला जाता। तो आपको समय को बचाने के लिए जो है इस तरह से नोट्स को जो पहले प्रिपेयर कर लिया गया है, उसके बाद में इसको जो है सोल्यूशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, थोड़ा सा हिंट्स दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, क्लास में भरपूर मजा लिए हो पढ़ाई में, है ना जी। देखिए यहाँ पे सारा बात लिखा हुआ, I क्या है, R क्या है, T1 माइनस T2 क्या है, सब कुछ लिया हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द टू फेसेस ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट जो है तो आपका ये वाला है ना, ये वाला थोड़ा इंक चेंज कर लिया जाए। चलिए जी, देखिए आपका जो अगर ढंग से अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो आप जो है ओरिजिनल नोट्स को फॉलो करें, ठीक है। तो पहले आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसके बाद में मस्त से एकदम ओरिजिनल नोट्स को पढ़िए एक बार, उसके बाद में इसको आप बार बार देखते रहो, सारा फॉर्मूला ऐसे ही याद रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। तो कंडक्टिंग स्लैब का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब में आपका 2 पार्ट होता है, एक जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा क्या होता है, पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह से जो है पहला दूसरा तीसरा को यहाँ पे जो है सीरीज में मिला दिया गया है। हीट का ट्रांसफर जो होगा वो इस तरह से होगा जी, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन में होगा, लीनियर हीट ट्रांसफर होगा। तो अगर देखा जाए एक स्लैब को यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के तौर पे देखते हो तो ये आपका जो है सर्किट यहाँ पे देखिए बना दिया गया, R1 है, R2 है, क्या है, R3, यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी दिया गया है। यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है
है ना। हर एक का जो R1 R2 R3 जो होगा, देखिए इसका टेम्परेचर TA है, इस वाले फेस का टेम्परेचर TB है, इस वाले का टेम्परेचर TC है, इस वाले फेस का टेम्परेचर कितना है, तो TD है। हर एक का कंडक्टिविटी, एक का K1 है, एक का K2, एक का कितना है, K3 है। तो यहाँ पे R जब निकालोगे, पीछे में R आपको बताया गया है कि R जो होता है वो L डिवाइडेड बाई K होता है। तो R1 जो आपका L1 डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए हो जाएगा, R3 बराबर कितना हो जाएगा, L3 डिवाइडेड बाई K3 इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबों का वैल्यू जो है आप इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस में 10वां क्लास से जान रहे हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, तो डायरेक्ट जो है उसको जोड़ दिया जाता है, क्या करने के लिए, इक्विवेलेंट निकालने के लिए। इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है आपको ना, जिसको समतुल्य प्रतिरोध बोल रहे हो। मतलब कि तीनों स्लैब मिला करके एक ऐसा बड़ा स्लैब होगा ना, तो इन तीनों का जो रेजिस्टेंस जो होगा वो एक बड़े वाले स्लैब का रेजिस्टेंस के बराबर होगा। चलिए जी, तो वही चीज है उसमें। तो यहाँ से जब आप पुट करोगे, है ना, इनका वैल्यू जब पुट करिएगा आप यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या निकल जाएगा। आर इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे जो है वो निकल के आ जाएगा कितना, तो रो इक्विवेलेंट इंटू एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कितना, ए आ जाएगा, है ना। जहाँ पे एल इक्विवेलेंट जो है वो L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा, है ना जी। और तो यहाँ से आप जो है रो इक्विवेलेंट बड़ी आराम से निकाल सकते हो। तो आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई, सॉरी, आर इक्विवेलेंट इंटू कितना आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई ए इक्विवेलेंट आएगा। आर इक्विवेलेंट कहाँ से निकालेंगे आप जी, इन तीनों को आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद में जो आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले के सहारे हम लोग रो इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अब देखिए, अब बताइए कि कंडक्टिविटी आपको निकालना होगा इक्विवेलेंट करके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, है ना। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिएगा। ठीक है, बस एक याद होना चाहिए, बाकी सब फटाफट याद होगा। दूसरा रह गया क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरे वाले में जो है देखिए, तीन स्लैब को यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। ए वाला का टेम्परेचर पूरे का कितना है, T1 है, इस वाले का कितना टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा T1 से T2 की तरफ होगा, तो इस तरह से होगा सभी वाले, है ना। ए में एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस को यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में दे दिया गया है। अब बताइए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है। ये जो है इस तरह से निकल जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस कितना, 1/r3। जहाँ पे अगर हम टोटल एरिया का बात करें, तो हर एक का जो एरिया जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, A1 A2 A3 है। तो टोटल एरिया जो होगा, इक्विवेलेंट एरिया जो होगा टोटल का, वो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस कितना हो जाएगा, A3। अगर एल का बात किया जाए तो सबका लंबाई जो है क्या है, सेम है। तो एल जो है, चाहे आप एक का देखो चाहे पूरे का देखो, जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, एल ही होगा। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा इन तीनों का वैल्यू पुट करने के बाद में। जैसे देखिए, आपको पीछे में बताया गया था ना कि R1 R2 R3 क्या है, तो यहाँ से ये वाला वैल्यू आप निकाल करके डाल दीजिएगा, यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए दिखाया गया है, R1 बराबर L डिवाइडेड बाई K1 इंटू A1 हो जाएगा। चाहे कि L सबका सेम है, उसी तरह से R2, इसी तरह से R3। इसमें यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। जब आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो आप क्या पढ़े थे 10th क्लास में फॉर्मूला, आर जो होता है वो रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो यहाँ से जो है आर इक्विवेलेंट ए वाला जब होगा तो कितना हो जाएगा, रो इक्विवेलेंट। यहाँ से आप रो इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। जब रो इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो यहाँ से रेसिप्रोकल करके के इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट चला जाए, है ना। नेक्स्ट में देखिए, अगला बार जो है हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखेंगे। क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो क्या होता है जी, अभी पीछे में आपको बताया गया था, के इक्विवेलेंट इनको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, के इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो के इक्विवेलेंट जो है, देखिए दो स्लैब जो है सीरीज में डाला गया है, इन दोनों का लेंथ जो है एल एल जो है बराबर है, एक का K1 है, दूसरे का K2 है। इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इस तरह का एरिया जो मिलेगा वो कितना है, ए है ना। तो इसमें जो के इक्विवेलेंट जो निकल के आवेगा वो 2 इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 होगा। इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। उसी तरह से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, है ना,
तो K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इसमें अगर ट्रिक याद किया जाए, ट्रिक आप लगा सकते हो, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट जो चलता है दो रेजिस्टेंस का, वो चलता है R1 R2 डिवाइडेड बाई कितना चलता है, तो R1 प्लस R2 चलता है, ठीक है। तो इस सीरीज में जो है पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा करके 2 से गुना किया गया है ना, और इस पैरेलल वाले में सीरीज वाला फॉर्मूला लगा करके 2 से क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। ये ट्रिक मत याद कीजिएगा, उससे बढ़िया है बस आप ये जान जाओ, रट लो, नहीं तो फिर ऊपर जैसा मेथड बताया गया है आप उधर से आप निकाल सकते हो यार, है ना। देखिए तो हम लोगों ने जो है वो कंडक्शन फ्रॉम द एक रेक्टेंगुलर स्लैब से जो है वो हम लोग कर लिया है। उसके बाद में जो है कुछ फॉर्मूला यहाँ पे है सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल के लिए। देखिए जी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल सेल, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल सेल का बात किया गया है, ठीक है। एक ऐसा है सेल और एक जो है मतलब सेल है, मतलब बीच में पूरा खाली है, इसका रेडियस मान लो कितना है, R1 है, और बाहर वाला का रेडियस कितना है जी, R2 है, ठीक है। इस मटेरियल का कंडक्टिविटी जो है कुछ दिया रहेगा, के दिया रहेगा, याद रखिए अंदर में खाली है पूरा, अंदर वाले का टेम्परेचर T1 है, अंदर वाले फेस का, बाहर वाला का कितना है, T2 है, ठीक ना। तो यहाँ से जो R निकल के आएगा, जो आपको रेक्टेंगुलर स्लैब में बताया जा रहा था कि R जो होता है रेक्टेंगुलर स्लैब में वो L डिवाइडेड बाई कितना होता है, Ka होता है। तो इस वाले स्लैब में, स्लैब नहीं बोल सकते इसको, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, सेल है, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई K, और नीचे में हो जाएगा R2 इंटू R1, याद रखिएगा यहाँ पे इंटू है, ठीक ना। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लास में आपको नहीं बताया गया था, है ना, ये पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी जो है जे एडवांस वगैरह में डालता है वाला क्वेश्चन, है ना जी। तो आप थोड़ा सा स्फेरिकल सेल एंड अगला जो है वो सिलेंड्रिकल सेल, इसका बस रेजिस्टेंस याद करके रखिएगा। और इसमें जो रेजिस्टेंस है कितना हो जाएगा, देख लीजिए पहले क्या क्या है। अंदर वाला सिलेंड्रिकल सेल है, अंदर वाला का रेडियस कितना है, R1 है, और बाहर वाला का कितना है, R2 है, अंदर वाला का फेस का टेम्परेचर T1 है, बाहर का कितना है, T2 है। अच्छा, इन दोनों केस में स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल केस में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, ठीक है, रेडियस के अलोंग हो रहा है, आप याद रखिएगा, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ में हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल एन R2 डिवाइडेड बाई R1, और नीचे में हो जाएगा क्या, तो 2 पाई K इंटू एल, जहाँ पे एल जो है दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर या सेल जिसको बोल रहे हो, बाकी तो सब समझ में आ ही रहा है। देखिए तो यहाँ पे जो है हम लोग R निकाल लिए, ठीक ना। तो R जो है एक स्लैब के लिए, क्यूबिक रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए L डिवाइडेड बाई K आ गया, और बाकी जो है दोनों के लिए, सिलेंडर वाला के लिए इतना आया है, और बाकी जो है स्फीयर के लिए देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, देखिए होता क्या है, हम लोग अभी क्या सीखें कि I बराबर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइडेड बाय क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। यही थर्मल करंट में I को हम लोग बोलते हैं Q डिवाइडेड बाई टी या DQ डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग बोलते हैं, और नीचे में R, और R का वैल्यू देखिए यहाँ पे तीनों के लिए दिया हो रहेगा। अगर रेक्टेंगुलर स्लैब होगा तो L डिवाइडेड बाई K हो जाएगा, अगर सिलेंड्रिकल रहेगा सेल तो आपका इतना हो जाएगा, अगर स्फेरिकल रहेगा तो ऊपर लिखा हुआ वो हो जाएगा। तो बस R याद रखो सभी के लिए, बाकी आप भरते जाओ, आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो किसी तरह का दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है देखिए तो कंडक्शन जो है वहीं पे खत्म हो जाता है, खत्म हो गया क्या, देखते हैं थोड़ा। हाँ जी, कंडक्शन जो है वहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जो है थोड़ा सा कन्वेक्शन के बारे में पढ़ना, ठीक है। याद रखिए कि कन्वेक्शन जो है वैसा हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसमें हीट को ट्रांसफर होने के लिए पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह जो है मूव करना पड़ता है, ठीक ना। और याद रखिएगा कि कन्वेक्शन जो है तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल होगा, ग्रेविटी जो है वो लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि अंतरिक्ष में ले जा करके आप डेक्ची में पानी गर्म करो तो वहाँ पे कन्वेक्शन के जरिए गर्म होगा, नहीं, कन्वेक्शन के जरिए गर्म नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे जो पानी जो है वो कंडक्शन के जरिए गर्म होगा, क्योंकि
कंडक्शन में पानी का पार्टिकल मूव ना करेगा और कन्वेक्शन में मूव करेगा। तो हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे तो पानी का पार्टिकल मूव करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा नहीं पानी के पार्टिकल पे। तो कौन हल्का कौन भारी कुछ पता नहीं चलेगा, तो ऊपर नीचे जो वो ना हो पाएगा। और जानिए कि जब ऊपर नीचे ना हो पाएगा, पार्टिकल का मोशन ना होगा, तो वो कंडक्शन के जरिए जो पानी गर्म होगा। याद रहे कि कंडक्शन के जरिए पानी जो है थोड़ा सा लेट से, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जो है वो लेट से गर्म होगा एज कम्पेयर टू कन्वेक्शन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जरा सा देख लिया जाए कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक बॉडी है ऐसा, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर जो दिया हुआ है, इस पूरे बॉडी का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है। अब यहाँ से हीट का ट्रांसफर हो रहा है जी, ठीक है, बाहर में मान लीजिए हवा या कोई गैस है, और एम्बियंट टेम्परेचर जो है, सराउंडिंग टेम्परेचर जो है कितना है, T0 है ना। तो यहाँ से जो हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा वो क्या हो जाएगा, HA। ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, कि कितना क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना, कितना से एयर जो है टच कर रहा है उसको, HA T माइनस कितना हो जाएगा, T0, HA डेल्टा T हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें L जो है डिवाइड ना पड़ेगा इसमें, है ना। जहाँ पे H को हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसका जो यूनिट है यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा, इसका वाट हो जाएगा, नीचे का मीटर स्क्वायर है केल्विन, तो वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन हो जाएगा। डायमेंशन भी आप निकाल लीजिएगा। अच्छा, याद रहे कि कन्वेक्शन का जो प्रकार होता है वो दो प्रकार होता है, दो टाइप होता है। एक जो होता है नेचुरल कन्वेक्शन होता है, और दूसरा जो होता है फोर्स कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन में आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल का मूवमेंट जो है वो होगा, एक्चुअल मोशन होगा, जैसे पानी का डबकना, ऊपर नीचे होना। ठीक है, और भी बिना डबके हुए भी आप देख सकते हो, जैसे चाय बनाते हैं आप, लाल चाय या कोई चाय बनाते होगे, लाल चाय जो विजुअल होता है नीचे से ऊपर आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो उसमें देखिएगा कि जैसे ही गर्म चालू होना चालू करेगा, तो उसमें जो चाय पत्ती है छोटा छोटा ऊपर नीचे होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि चाय पत्ती को मजबूर हो करके ऊपर नीचे होना पड़ा। क्यों? क्योंकि पानी जो है, पानी का पार्टिकल जो ऊपर नीचे हो रहा था गर्म होने के चलते। ठीक है, जो गर्म होगा हल्का होकर ऊपर जाएगा, और भारी वाला जो है नीचे जाएगा, ऊपर नीचे इस तरह से होते रहता। तो एक जो होता है नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा जो होता है फोर्स कन्वेक्शन, है ना। तो अगर पार्टिकल का मूवमेंट अगर अपने आप होता है ना, ड्यू टू ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स डेंसिटी चेंज की वजह से होता है, तो उसको हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर पार्टिकल का मोशन जो है वो फोर्सफुली होता है किसी चीज को, जैसे आप जैसे मान लो दूध गर्म कर रहे हो, दूध गर्म कर रहे हो, उसमें जो है छोलनी से आप जो है ऊपर नीचे कर रहे हो, तो उसमें जो कन्वेक्शन जो हो रहा है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जो दूध के पार्टिकल को जो नीचे गर्म हुआ है, जैसे खिचड़ी चलाते हो, आप लोग, हम लोगों को डर होता है कि खिचड़ी जो है वो कहीं जल ना जाए, तो नीचे वाला को ऊपर किया जाता है। तो थोड़ा ज्यादा सा वो हो जाएगा, हाई डेंसिटी मटेरियल हो गया, तो पानी के ले आओ, पानी या दूध ले आओ, है ना, तो उसमें जो है छोलनी चला दो, तो इसका जो है फोर्सफुली उसको जो है वो गर्म होना पड़ा, कन्वेक्शन होना पड़ा, तो उसको हम लोग कहेंगे फोर्स कन्वेक्शन। तो मतलब यही है कि अगर कोई डिस्टर्ब ना करे, उसको अपने आप होवे, तो नेचुरल कन्वेक्शन कहते हैं। और अगर कोई उसको डिस्टर्ब करके जबरदस्ती जो है कोई करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन कहेंगे जी। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है आपका इसमें रेडिएशन। कौन सा पढ़ना है, देखिए मेन जो हीट ट्रांसफर का जो पार्ट है वो है रेडिएशन। ठीक है, तो इसको एकदम मस्त से पढ़िएगा। रेडिएशन क्या है, देखिए रेडिएशन जो है वो बोला गया है कि हीट ट्रांसफर का वह विधि है, वह प्रोसेस है जिसमें हीट को ट्रांसफर होने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो मीडियम पार्टिकल का जरूरत ना पड़ता है। अगर ना रहेगा तब भी होगा, रहेगा फिर भी होगा, अगर ना रहेगा तो बढ़िया से होगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो क्वांटिटी है वो इंटेंसिटी आता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं से रेडिएशन जो है वो आ रहा है, रेडिएशन समझते हो ना आप, जिसको आप विकिरण भी बोल सकते हो, लाइट रेज बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप पढ़ा होगा, तो उसको हम लोग रेडिएशन ही कहते हैं। तो रेडिएशन जो आ रहा है इसका अगर हम पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में जो देखेंगे कितना एनर्जी जो है यहाँ पे गिर रहा है, उसी को हम लोग उसका इंटेंसिटी कहेंगे, जिसको हम लोग तीव्रता कहते हैं हिंदी में। आप लोग लुमिनस इंटेंसिटी का नाम सुना होगा 8 या 9th क्लास में, जिसको ज्योति तीव्रता कहते थे, है ना जी। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह का रेडिएशन या लाइट या वेव आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, तो वो जो वेव आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, उसका पर यूनिट एरिया तथा पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी जो वो देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, है ना। अब देखिए एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब ये जो है यही फॉर्मूला जो पावर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, चलिए जी, अब जो है यहाँ से
चलिए, अगर इसका यूनिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा जी, तो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन देखा जाए निकाल लीजिएगा आप, है ना, इतना मेरे पास समय नहीं है जी। रेडिएशन फोर्स का बात किया जाए, आप लोग जानते हो कि अगर इस तरह से अगर रेडिएशन पड़ता है किसी सरफेस पे, रेडिएशन मतलब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इस सरफेस वो फोर्स लगाता है। तो इसका जो वैल्यू होता है आपको कैलकुलेट करवाया गया है। देखिए कि अगर इस तरह से यहाँ पे आता है, रेडिएशन आता है वी वेलोसिटी से, और वी वेलोसिटी से क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है ना। वेलोसिटी ना बोलना चाहिए, स्पीड बोलना चाहिए। वी स्पीड से आता है, वी स्पीड से जो है रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे जो थीटा जो एंगल है, दिस इज द मेड बाय वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन विद द सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या जो कुछ भी है ना। तो ये एंगल जो है दोनों यहाँ पे समान समान रखा गया है, सेम सेम रखा गया है। तो यहाँ पे जो फोर्स जो निकल के आता है ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है रेडिएशन का चेंज कर रहा है, और रेडिएशन का वेलोसिटी चेंज होने के कारण इसका मोमेंटम चेंज होगा, और जब भी मोमेंटम चेंज होता है, संवेग में जब भी बदलाव होगा, तो वह फोर्स जो है एग्जर्ट करेगा जी। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को जो है आप याद रखिएगा कि जब भी मोमेंटम चेंज होगा तो उस समय जो है वो क्या होगा आपका, इसमें वही फोर्स जो है वो क्या होगा, तो लगेगा। तो इसका वैल्यू निकालने के बाद में आ जाता है एफ इज इक्वल टू 2IA डिवाइडेड बाई सी इंटू साइन थीटा फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्टली नहीं, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोल सकते हो या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हो। चलिए, तो याद रहे कि वी स्पीड से गया होगा और वी स्पीड से जो है वो रिटर्न भी हुआ होगा, है ना जी। और अगर ये जो है वो अगर यहीं पे जाके चिपक जाता है, मतलब ये जो सरफेस है उसका पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस समय जो फोर्स जो एग्जर्ट करेगा, टू नहीं, टू यहाँ से जो है खत्म हो जाएगा, IA डिवाइडेड बाई सी इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो क्या करता, V/2 से रिटर्न होता, आता V से जाता V/2 से, तो आप यहाँ पे क्या करते, दो के जगह पे, दो के जगह पे देखिए क्या लिखते, दो बराबर लिखते आप 1 प्लस यहाँ पे x, ठीक है। अगर V/2 वेलोसिटी से जाता तो यहाँ पे हम लोग 1/2 पुट करते, x के जगह पे कितना पुट करते, 1/2, तो ये हो जाता है कितना, तो 1 प्लस 1/2 मतलब कि 3/2 यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग 2 की जगह पे। अगर बोलता कि V से आया V/4 से गया, तो हम लोग क्या पुट करते 2 की जगह पे, तो 1 प्लस कितना 1/4 पुट करते हैं, ठीक है। अगर बोल रहा कि रिटर्न होता ही नहीं, मतलब जीरो वेलोसिटीज करता, तो हम लोग जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा जी। अगर बोलता है कि 3V/4 से रिटर्न होता है, तो हम लोग यहाँ पे 3V/4 प्लस कितना 1 पुट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, तो रेडिएशन फोर्स हो गया कि रेडिएशन जो है, लाइट जो है ना, जो रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या कर रहा है, तो सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करता है, लगाता है, ठीक है। तो याद रहे कि जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है वो दोगुना फोर्स एक्सर्ट करता है किससे, तो परफेक्ट एब्जॉर्बर से। एब्जॉर्बर समझ में आता है ना, जैसे में काले वस्तुओं को बोला जाता है कि परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है, जो आगे में आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब यहीं से आगे में आपको मिलेगा रेडिएशन प्रेशर। तो प्रेशर बराबर होता है कितना, तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ए जो है एरिया है कि किस एरिया पे जाके गिर रहा। यहाँ पे अगर हम देखना चाहे तो टू जो है वो आपका क्या है, टू तो टू ही है, आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है या रेडिएशन है, ए जो है कितना सरफेस एरिया पे जाके गिर रहा है, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, वो थीटा के बारे में आपको बताया गया। तो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से आप ऊपर से निकाल लीजिए, 2I/c इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई सी इंटू कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, जो आपको देखिए यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। एक जो है रेडिएशन प्रेशर इतना हो जाएगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए, और दूसरा जो है परफेक्ट एब्जॉर्बर के लिए कितना हो जाएगा, तो आपका I डिवाइडेड बाई सी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। किसी तरह का प्रॉब्लम परेशानी ना होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको इस क्वेश्चन में बोले कि मान लीजिए कि थीटा से रिटर्न ना होवे, थीटा से आवे लेकिन थीटा से रिटर्न ना होवे, तो आप चले जाना वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में चले जाना, और वहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाना, फोर्स इज इक्वल टू कितना, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या, टाइम टेकन। यही से इसको डिराइव किया गया है, ठीक है। एकदम प्रोसेस वाइज करते जाइए, अब जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो इसमें जो टॉपिक है वो आपका है कलर ऑफ ए हीटेड बॉडी। एक गर्म वस्तु का उसका जो कलर जो होगा वो किस तरह का होगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया।
तो इसमें बोला गया है क्या, देखिए कि जब कोई वस्तु जो है हीट होता है तो वो जो है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक के वेवलेंथ के रेडिएशन को क्या करता है, रेडिएट करता है, ठीक है, समझे ना। तो इसमें बोला है यही बात कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, अगर उस वस्तु का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई होता है, तो कम वेवलेंथ वाला उसमें रेडिएशन जो है वो क्या होता है, निकलता है। क्या होता है उसमें, कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन जो है वो निकलता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। जो विजुअल होता है वो वाला जो आपको दिखता है ना, जो ज़्यादा निकलता है वही दिखेगा आपको, है ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो कम वेवलेंथ वाला है उसका जो है रेडिएशन वहाँ पे जो है वो निकलेगा ज़्यादा। ठीक है, यही बोला गया, मतलब कि लैम्डा जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना है, तो टी है टेम्परेचर का। जैसे में देखिए आपको इधर में बताया गया कि जैसे जैसे हम लोग इधर में चलते हैं, वेव की ओर की तरफ चलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बताया गया है ये वाला बात, या तो 10th क्लास में ही पढ़ोगे कि वेव की ओर का जो है वो 4000 एंगस्ट्रम से जो है वेवलेंथ चालू होता है और रेड में जो है जाके 7000 एंगस्ट्रम में जाके क्या होगा, ये खत्म होगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलते हैं तो इसका जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ते हैं तो इसका टेम्परेचर जो क्या होगा, घटेगा। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पे कि अगर कोई बॉडी जो है, देखिए अपने पास में दो गो बॉडी है, वो मान लीजिए बॉडी ए जो है, बॉडी ए है, और दूसरा बॉडी जो है वो क्या है, यहाँ पे बी है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जो टेम्परेचर है, या तो ये वाला जो मान लीजिए ये जो है ब्लू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, गर्म बॉडी है। अब ये जो है वो क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है। तो बता सकते हैं कि किसका टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। देखिए तो ब्लू वाले का वेवलेंथ देखिए इस वाले डेटा में कि कम है कि ज़्यादा रेड से, तो ब्लू वाला का वेवलेंथ जो है कम है किससे, रेड वाला से। तो जिसका वेवलेंथ कम उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ब्लू का वेवलेंथ जो है वो कम है किससे, रेड वाला से, तो ब्लू का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, रेड वाला से। तो याद रहे कि कम वेवलेंथ कलर वाला जो दिख रहा होता है वस्तु, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा, और ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर का जो वस्तु दिखेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो कम होगा। तो याद रहे कोई अगर वस्तु जो है गर्म होकर के लाल हो गया है, इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर ब्लू या बैगनी से जो है वो कम ही है ना जी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बताया गया था कि जब मोमबत्ती जलता है तो उसमें पीले वाले भाग से ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो नीले वाले भाग का होता है, ज़्यादा जलन उसमें जो है वो महसूस होता है, समझे ना। तो इस बात को आप यहाँ से भी जो है वो जो है कनेक्ट कर सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट जो है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। कहने का मतलब कि अपने पास में एक बॉडी है और इस बॉडी पे जो है ऊपर से जो है वो हीट आया है रेडिएशन के थ्रू, इस पे जो है पड़ा है। तो इस पे जब हीट जो है इंसिडेंट हुआ है, पड़ा है, तो कुछ जो पार्ट है यहाँ सरफेस से जो है वो ऊपर निकल गया, क्यूआर निकल गया, कुछ जो है अंदर में रह गया, और कुछ जो है वो इस फेस से इस फेस के पार करके बाहर में निकल गया, ट्रांसमिट कर गया। तो यहाँ से देखा जाए कि जो टोटल हीट ट्रांसफर जो हुआ, मतलब जो टोटल हीट इंसिडेंट जो हुआ वह रिफ्लेक्टेड हीट प्लस एब्जॉर्ब हीट एंड प्लस ट्रांसमिटेड हीट के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए, इनका नाम देख लो जरा से, क्यूटी का नाम क्या है, ट्रांसमिटेड हीट है, क्यू ए का नाम क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हीट हो जाएगा, है ना, क्यू आर का नाम क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हीट हो जाएगा, और क्यू का जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोटल हीट इंसिडेंट या टोटल इंसिडेंट हीट हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करो कि इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्यू से डिवाइड कर दो, कैपिटल क्यू से। ठीक है, टोटल हीट से क्यू डिवाइडेड बाई क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू, ऐसा ऐसा करके निकल के आया। तो यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई क्यू करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बना जाएगा। तो क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू को हम लोग स्मॉल आर, इसको स्मॉल ए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल टी बोलते हैं। जहाँ पे स्मॉल टी का नाम हो जाएगा ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू द टोटल हीट इंसिडेंट। उसी तरह से एब्जॉर्प्टेंस है, जिसको क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू बोला गया। उसी तरह से जो है वो रिफ्लेक्टेंस है, जो आपका क्यू आर डिवाइडेड बाई कितना है, तो क्यू ए। उसके बाद में यहाँ पे बोला है, देखिए जी, रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस को तीनों को आप सम करोगे तो इसका वैल्यू जो है कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। अगला इसमें देखिए क्या कुछ पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, बोल रहा है क्या कि फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, है ना, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए, देखिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, देखिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी इस तरह से है, इधर में जो है वो क्या है, ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है कि वैसा बॉडी
जो सभी तरह के रेडिएशन को जो है वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। मतलब जितना भी उस पर हीट जो इंसिडेंट किया है, सभी हीट को क्या कर लिया, सभी अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, है ना जी। मतलब कि क्यू ए जो है वो बन गया कितना, क्यू बन गया, तो बाकी सब जो है वो 0 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो आर एंड टी जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ए बराबर 1 हो जाएगा तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तो गिव द सम 1। उसी तरह से परफेक्ट रिफ्लेक्टर जो होता है वो क्या होता है कि जितना भी हीट उस पर आता है उस सब के सब को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका जो रिफ्लेक्टेंस है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस जो है कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अगर हम कोई रियल बॉडी का बात करते हैं, रियल बॉडी का जो सचमुच में कोई बॉडी होता है, उसका ए प्लस आर प्लस टी जो होता है इक्वल टू कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। एक कोई परफेक्ट नहीं होता कि परफेक्ट ऑब्जर्वर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर या तो परफेक्ट ट्रांसमीटर होता है, ये तीनों मिलीजुली सरकार होता है जी। ठीक है, इसको हम लोग रियल बॉडी बोलते हैं। चलिए आगे में चलिए, जरा सा नहीं पूरा ही चलिए। देखिए इमिसिव पावर या तो क्या है, यहाँ पे इमिटेंस है। इमिसिव पावर है या तो क्या है, इमिटेंस है। इसमें बोला जाता है कि किसी बॉडी द्वारा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया तथा पर यूनिट टाइम में जो होता है उसी को हम लोग इमिसिव पावर या इमिटेंस कहते हैं। ठीक है, किसी बॉडी के द्वारा यूनिट टाइम तथा यूनिट एरिया से जो एनर्जी रेडिएट किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिसिव पावर। अब देखिए एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर डिवाइडेड बाई एरिया, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इमिसिव पावर या तो इमिटेंस कहेंगे, जिसको छोटा वाला इसे इंडिकेट किया जाएगा। अब इमिसिव पावर जो होता है, अगर इसका यूनिट निकाला जाए तो ऊपर में वाट और नीचे में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब इमिसिव पावर जो होता है मुख्य रूप से दो तरह का होता है। पहला जो है मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस या तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होता है, और दूसरा जो होता है टोटल इमिसिव पावर या तो टोटल इमिटेंस होता है। ठीक है, देखिए तो इसको जो है मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस का मतलब है कि हम लोग जो एनर्जी जो रेडिएटेड देखेंगे पर यूनिट एरिया तथा पर यूनिट टाइम में, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को देखेंगे। जैसे कोई बॉडी जब हीट होता है ना कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर में, तो इसमें बहुत तरह का रेडिएशन निकलता है जी। ठीक है, इसमें जो है बहुत तरह का रेडिएशन जो क्या करता है, निकलता है। तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पर यूनिट एरिया तथा पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी निकलेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मोनोक्रोमेटिक इमिटेंस या तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कहेंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा ई लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और पर यूनिट लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। उसी तरह से अगर टोटल इमिटेंस का बात करते हैं तो बॉडी के द्वारा जो टोटल जो इमिट किया जा रहा है रेडिएशन, उन सभी वेवलेंथ को अगर मिला दिया जाए तो पर यूनिट एरिया तथा पर यूनिट टाइम में, है ना, जो एनर्जी रेडिएट किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टोटल इमिसिव पावर बोलेंगे या टोटल इमिटेंस कहेंगे। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है वो E इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो हम लोग इंटीग्रेशन से जो है वो देखिए कहाँ से निकालते हैं, मैं भैया देखिए यहाँ से निकल जाएगा ये। मतलब कि अगर आपको टोटल निकालना है, टोटल इमिसिव पावर निकालना है, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को आप क्या कर दो, जो है इसको आप इंटीग्रेट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, तो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, लैम्डा के रिस्पेक्ट में कर दो। और लैम्डा का जो वैल्यू है वो 0 से कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ गया। ऐसा क्यों किया गया कि इस बॉडी के द्वारा जो है जो वेवलेंथ जो रेडिएशन जो निकल रहा था वो लैम्डा बराबर 0 से लेकर के कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक निकल रहा था। इन सभी रेडिएशन को मिला करके पर यूनिट एरिया तथा पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी दे रहा था, वो टोटल इमिसिव पावर हो गया। एक पार्टिकुलर वेवलेंथ में या तो एक पार्टिकुलर कलर के लिए जो निकल रहा था वो आपका क्या हो गया, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर हो गया। या तो फिर मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। चलिए आगे बढ़िए जी। उसी तरह से एक जो है आपको पढ़ना है यहाँ पे एब्जॉर्प्टेंस या तो एब्जॉर्वेटिव पावर पढ़ना। ठीक है, क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्टेंस या तो क्या पढ़ना है आपको, एब्जॉर्वेटिव पावर पढ़ना। तो एब्जॉर्प्टेंस जो होता है देखिए क्या होता है, आपको पीछे में भी एब्जॉर्प्टेंस बताया गया होगा, जिसको बोला जाता है क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू। मतलब कि इट इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द टोटल हीट इंसिडेंट ऑन दैट बॉडी ऑन दैट सरफेस। ठीक है, तो इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। इसका भी दो प्रकार हो जाता है, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन हो जाता है
और दूसरा जो है वो टोटल एब्जॉर्प्टेंस हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्टेंस। तो जो ए लैम्डा होगा इसको लैम्डा से इंडिकेट किया जा रहा है क्योंकि एक पार्टिकुलर लैम्डा के लिए निकल के आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू होता है वो क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू हो जाएगा फॉर द पार्टिकुलर वेवलेंथ। देख लीजिए यहाँ पे पार्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, और ये जो निकल के आएगा टोटल एब्जॉर्बेटिव या टोटल एब्जॉर्प्टेंस जो होगा, है ना, ये जो है वो पूरे वेवलेंथ में निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? पूरे वेवलेंथ में। देखिए इसमें जो है, जैसे मान लीजिए कि 100 तरह के रेडिएशन जो है इस पे आ रहा है, तो एक रेडिएशन के वजह से, है ना, एक रेडिएशन के वजह से कितना हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, डिवाइडेड बाई टोटल कितना इन उस पे जो है वो पड़ा था। और इसमें जो है उस सभी रेडिएशन को मिला करके टोटल कितना जो है एब्जॉर्ब हो रहा है डिवाइडेड बाई टोटल उस पे कितना गिरा था, यह जो आपका टोटल एब्जॉर्बेटिव पावर है। चलिए आगे में अगला जो यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपका? इमिसिविटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इमिसिविटी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन से इंडिकेट करेंगे। इमिसिविटी जो होता है वो होता है क्या? इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाई इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी हम लोग उस बॉडी को कहेंगे जो सभी तरह के रेडिएशन को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। या तो नहीं बोलिए, तथा बोलिए। अगर उस बॉडी को पार्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो सभी तरह के रेडिएशन को क्या करता हो? तो निकालता हो, रेडिएट करता हो। ठीक है जी। तो इमिसिविटी क्या होता है? इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बॉडी है, क्या है? कोई बॉडी है। इमिसिव पावर का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट एनर्जी, सॉरी, पर यूनिट एरिया तथा पर यूनिट टाइम में जो है वो कितना जो है वो एनर्जी जो है वो इमिट कर रहा है। तो मान लीजिए कोई जनरल बॉडी है, तो ये जो है वो कोई टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो ये 10 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एनर्जी को इमिट कर रहा है। कोई मान लीजिए लाल बॉडी था, ठीक है, और इसी टेम्परेचर पे एक कोई बॉडी को रखा जाता है, तो ये जो है 15 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना, एनर्जी जो है इमिट करता है। ये जो है रेड बॉडी है, लाल कलर का बॉडी है, कोई नॉर्मल बॉडी है। और ये जो बॉडी है वो मान लीजिए क्या है? तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, PBB है नीचे वाला। ठीक है, देखिए तो यहाँ जो रेशियो निकल के आएगा 10/15 जो निकल के आएगा, इस बॉडी का क्या कहलाएगा? इमिसिविटी कहलाएगा। ठीक है, ये सोच रहा होगा कि काश हम भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होते तो हम इसी टेम्परेचर पे 15 निकालते, लेकिन ऐसा जो है वो जो है वो सपनाते रह जाएगा, लेकिन वो निकाल कितना पाएगा? तो 10 ही निकाल पाएगा। ठीक है जी। चलिए तो अगला जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला जो आपको दे दिया गया कि इमिसिविटी जो होगा वो इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो जाएगा। तो यहाँ से छोटा ई इज इक्वल टू इमिसिव इंटू कैपिटल ई हो गया, है ना, जहाँ पे कैपिटल ई जो है वो इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है, छोटा ई किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर होगा। आप जानते हैं जी इमिसिविटी जो होता है, इमिसिविटी जो होता है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कितना होता है? तो 1 होता है। वो जितना भी जो है वो गिरेगा वो सब के सब जो है वो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो याद रहे इमिसिविटी जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कितना होता है? 1। अच्छा एक कोई बोलेगा ये कैसे निकाले भाई? तो ये वाला फॉर्मूला जो है जब परफेक्टली ब्लैक बॉडी का निकलेगा तो ऊपरे वाला भी बड़का ही हो जाएगा, नीचे वाला भी बड़का ही, ये कट जाएगा तो कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रहे कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी जो होता है कितना होता है? तो 1 होता है। अगला जो है वो कितना है? क्या है मतलब? ये है रेंज ऑफ इमिसिविटी। याद रहे कि रेंज ऑफ इमिसिविटी जो होता है वो 0 से लेकर के कितना तक होता है? 1 तक होता है। इक्वल टू 1 किस में लगता है? तो PBB के केस में लगता है, और ये जो है वो 0 से 1 के बीच में पाया जाता है रियल बॉडी के लिए। कितना पेज है? थोड़ा और बचा हुआ है, 4-5 पेज। किरचॉफ ला देखिए क्या बोलता है। किरचॉफ ला क्या बोलता है ना कि अगर मान लीजिए आपके पास में 2-3 यहाँ पे बॉडी है, T1 टी टेम्परेचर पे, ये भी टी टेम्परेचर पे है, और इधर में जो है एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है PBB, और ये भी जो है उसी टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे। तो इस बॉडी का E डिवाइडेड बाई ए, इस बॉडी का E डिवाइडेड बाई ए, और इस बॉडी का E डिवाइडेड बाई ए जो होगा उस सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब बोला है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ऑल बॉडी इज सेम देन रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बेटिव पावर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू दैट रेशियो ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहीं पे बोला इमिसिव पावर तथा एब्जॉर्बेटिव पावर का जो आपका क्या होगा? रेशियो जो होगा
एनी बॉडी का, वो इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बेटिव पावर किसका हो जाएगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का हो जाएगा। और इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बेटिव पावर परफेक्टली ब्लैक बॉडी का हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल ई तथा कैपिटल ए से। देखिए यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला को ये चीज ले दिया गया। अच्छा, ये जो चीज होना चाहिए सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए, सभी का टेम्परेचर जो है सेम रहेगा, तभी जो है किरचॉफ्स लॉ लगेगा जी। तो ई डिवाइडेड बाई ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ई बाई ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप जरा से बताइए कि यहाँ पे देखिए नाम कुछ लिखा हुआ है, ई जो है इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, कैपिटल ए क्या है, एब्जॉर्बेटिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ई क्या है तो इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी है, ए क्या है एब्जॉर्बेटिव पावर ऑफ एनी बॉडी है। तो यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्बेटिव पावर किसका, एब्जॉर्बेटिव पावर या एब्जॉर्प्टेंस जो होता है क्या नाम है जी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कितना होता है, 1 होता है। तो जब यहाँ पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो E इंटू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, जो आपको देखिए इधर में फॉर्मूला लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है जी, यहाँ पे E डिवाइडेड बाई ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। देखिए यहीं से आप लिख सकते हो, सभी जो चीज में चल रहा है ई बाई ए, ई बाई ए, ई बाई ए जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब ई बाई ए जो है क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो कि ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जिस बॉडी का इमिसिव पावर ज्यादा होगा उस बॉडी का एब्जॉर्बेटिव पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि बॉडी को, अगर कोई बॉडी जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है हीट रेडिएशन को, अगर उस पर कोई गिरता है तो, है ना, तो उस बॉडी को अगर गर्म किया जाए तो वो भी बॉडी जो है उतना ही जो एनर्जी को क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा, इमिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ किरचॉफ्स लॉ से आप क्या बोल सकते हो कि कोई बॉडी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है पावर को, रेडिएशन को, उतना ही ज्यादा क्या करता है, वो इमिट करता है गर्म होने के बाद में। इसका जो है वो लॉजिक निकला कहाँ से, किरचॉफ्स लॉ से, ठीक है। तो बाकी सब तो समझ में आता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट मीन्स इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्बटेंस, ऐसा बात बोला गया कि जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो वस्तु गर्म होने के बाद में उतना ही जो है वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा सराउंडिंग में। चलिए 14वां नंबर पेज है, क्या बोल रहा है 14 नंबर, देखिए इसमें बोला है कि क्या आप जानते हैं, देखिए वही बोला कि क्या आप जानते हैं कि जो वस्तु जितना ज्यादा रेडिएशन इमिट करता है ना, वो वस्तु उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। यही जो है वो क्या है, तो किरचॉफ्स लॉ का जो है वो लॉजिक निकल के जो है वो ओवरऑल रिजल्ट या आउटकम निकल के आता है। अगला जो टॉपिक अपना जो है वो क्या है, तो स्टीफेंस लॉ है। क्या है स्टीफेंस लॉ, क्या बोलता है ये स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ यही बोलता है कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी से, किसे, एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी पर यूनिट एरिया तथा पर यूनिट टाइम में जो निकलेगा वह टेम्परेचर के, उस बॉडी के टेम्परेचर के चौथे पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है वो क्या है, इमिसिव पावर है, इंटेंसिटी है ना, या तो इमिटेंस जिसको बोलते हैं। और ये होता क्या है जी, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है ना, टोटल वाला बात बोल रहे हम, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला नहीं। हाँ, तो यही बोला है कि ये जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इमिट होता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी से, वो टेम्परेचर के चौथे पावर क्या क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पे आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा निकल के आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू निकल के आ गया है सिग्मा इंटू टी की पावर कितना, 4। जहाँ पे देख लीजिए जरा सा कि क्या है ये, तो E जो है इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, पीबी का मतलब क्या होता है, पीबीबी का मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है। यहाँ पे सिग्मा जो है वो क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 के पावर कितना, -8। और टी जो है वो क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, याद रखिएगा जी इसको, टेम्परेचर इन केल्विन भरिएगा। अगर हम रियल बॉडी का बात करते हैं, क्या बात करते हैं, रियल बॉडी का बात करते हैं, तो पीछे में वो फॉर्मूला आपको दिया गया था कि इमिसिविटी जो होता है वो E डिवाइडेड बाई कितना होता है, E, मतलब इमिसिविटी इज इक्वल टू, इमिसिविटी इज इक्वल टू होता है क्या, इमिसिव पावर डिवाइडेड बाई इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाई इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। यहाँ से E इज इक्वल टू निकल जाएगा छोटका E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, है ना जी। तो अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला जो आपको निकाला गया है, E इज इक्वल टू इतना, यहाँ पे आप पुट करोगे E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। तो यहाँ से E निकल के आ जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन इंटू टी की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला जो निकल के आया है किसके लिए आ गया, रियल बॉडी के लिए। और ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, वह तो ये जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसी से सब आप काम चला सकते हो। जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो इमिसिविटी है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 जब पुट करेंगे तो जो फॉर्मूला है ये जो है यही बन जाएगा, ठीक है। चलिए जहाँ पे E जो है वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है। तो यहाँ पे
मतलब कि E इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्यू बाई ए बाई टी इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन इनटू टी के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू बाई टी आप निकाल सकते हो, ए एप्सिलॉन सिग्मा इनटू टी के पावर कितना हो जाएगा, 4। तो क्यू बाई टी जो यहाँ पे निकला है वो क्या निकला, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन रेडिएशन, या तो रेट ऑफ हीट रेडिएटेड, उसमें एब्जॉर्ब नहीं किया गया, बस उसको जो है वो रेडिएट किया गया, बस ये दिया है। ये क्या है, रेट ऑफ हीट रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी है, फ्रॉम द सरफेस है, क्यू बाई टी। तो ए आ गया है, क्यू बाई टी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन इमिसिविटी जिसको बोल रहे हो सिग्मा टी के पावर कितना, 4, जिसको रेट ऑफ हीट इमिटेड बोल रहे हैं। अगला जो है जी वो है आपका रेट ऑफ हीट इमिटेड, जो पिछले टॉपिक से रिलेट करेगा। देखिए तो इसमें क्यू बाई टी इज इक्वल टू लिखा गया था ए एप्सिलॉन सिग्मा टी के पावर कितना, 4। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू टी को आप क्या करोगे, यहाँ पे गुना कर लो, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ गया। तो ये जो है आपको बताएगा कि टी समय में रेडिएशन की वजह से कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है रेडिएट किया जाएगा। अब इसी को जो है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल, इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो टी का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो ए एप्सिलॉन सिग्मा टी के पावर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पे टी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन, सॉरी टाइम का फंक्शन नहीं है ना। चलिए यहाँ पे तो इसी को हम लोग क्यू बाई टी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन सिग्मा इनटू टी के पावर 4 लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरा याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर जो है कितना माना गया है, 0 केल्विन माना गया है ना जी। जो मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल होता है 0 केल्विन, वो चीज़ माना गया है। चलिए अगला जो है इसमें है इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज टी एस, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर कितना रख दिया जाए, टी एस रख दिया जाए, तो वही जो इक्वेशन है ए एप्सिलॉन 0, सॉरी ए एप्सिलॉन 0 नहीं है, ए एप्सिलॉन सिग्मा इंटू टी के पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा, टी एस के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए बॉडी जो है वो कुछ हीट को निकाल रहा था, अब सराउंडिंग में जो है, देखिए आपको बोला गया है कि कोई बॉडी का अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होता है तो हीट को रेडिएशन करना चालू कर देता है। तो मान लीजिए इसको सराउंडिंग में कुछ था, ठीक है, ये बॉडी के सराउंडिंग में कुछ था, इसका टेम्परेचर कितना टी है और बाहर वाले का टेम्परेचर कितना टी एस है। तो ये हीट रेडिएशन इधर में भी कर रहा है, और एक जो हीट रेडिएशन जो है वो मान लीजिए E1 है, क्या कर रहा है, E2 कर रहा है। तो E1 जो है ये दे रहा है, V2 जो है क्या कर रहा है, ये अब्जॉर्ब कर रहा है। तो नेट जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, E1 माइनस कितना निकल जाएगा, E2 निकल जाएगा। इन दोनों को घटावला के बाद में जो है ये निकल के आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है आपका जो निकलेगा, ये जो है आपका नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकलेगा। ये क्या है आपका, बोलिए तो जरा सा, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इन रेडिएशन है, लेन देन करने के बाद में। बात समझ में आ गया। चलिए जहां पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना था, टीएस था जी। चलिए अगला चला जाए। देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है रेट ऑफ कूलिंग का बाद, रेट ऑफ कूलिंग का बाद, बड़ा मस्त एकदम है ना, रेट ऑफ कूलिंग। देखिए उसमें जो है आप पीछे से रिलेट करके लाओगे फॉर्मूला, आप नोट्स में थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक ना। उसमें जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वहाँ से जो Q बराबर कितना MC डेल्टा T होता था वहाँ से थोड़ा लिया गया है। तो इनको आप करोगे डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी करोगे तो MC और डेल्टा T कहते कितना, T माइनस टी जीरो। तो E जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ पे डेल्टा T क्या है जी, T माइनस टी जीरो है या TS है ना। तो T जो है वेरिएबल होगा, बाकी TS कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0। तो इस डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी को ये पीछे वाले से रिलेट किया गया है, तो इनको जो है वो इतना फॉर्मूला लाया गया। यहाँ से जो है वो डी टी डिवाइडेड बाई कितना आ गया, डी टी आ गया, डी टी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू ए एप्सिलॉन सिग्मा डिवाइडेड बाई m इंटू सी, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, c क्या है, उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट है, a क्या है, उसका सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का, इमिसिविटी समझ रहे हैं, ये आप जो है वो कांस्टेंट है दिया हुआ है। चलिए ये रेट ऑफ कूलिंग आपका निकलेगा कि किस दर से उसका टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है, घट रहा है। देखिए मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे देखिए m के जगह पे रो इंटू वी भी रख दोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये जो है आप डी टी डिवाइडेड बाई डी टी निकल गया है, आप याद रखिएगा, एक ये फॉर्मूला याद रखिए एकदम बढ़िया से इंपॉर्टेंट से। और एक देखिए यहाँ पे आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इन दोनों को आप रिलेट करोगे, देखिए एक यहाँ पे मिल गया फॉर्मूला और एक यहाँ पे मिल गया, आप दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ से जो है वो डी टी डिवाइडेड बाई डी टी जो निकाल के देगा, इस तरह से निकाल के देगा वो, हो जा, ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा, ये रेट ऑफ कूलिंग का है और ये जो पीछे वाला जो है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का है इन कंडक्शन का। आगे बढ़िए जरा आप। बोला है कि फॉर द ऑब्जेक्ट विच आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, अगर ऑब्जेक्ट को सेम मटेरियल का बनाया जाए इसका मतलब क्या है, उसका इमिसिविटी सेम रहेगा, उसका सिग्मा सेम रहेगा, उसका स्पेसिफिक हीट रहेगा, उसका डेंसिटी सेम रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम का जो है वो दो गो स्लैब है, तो एगो इतना बड़ा है और एगो जो है इतना बड़ा है। एल्युमिनियम का है तो रो सी बाकी सब कुछ जो है अब इमिसिविटी सिग्मा जो है सब कुछ सेम रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इमिसिविटी सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा और क्या रहेगा, सी जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट समझते हो ना आप कि किसी बॉडी के यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर से रेज करने में बढ़ाने में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, कितना हीट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। चलिए, तो बोला है कि अगर मटेरियल सेम रहे, दो अलग अलग वस्तु रहे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, है ना। और उनका टेम्परेचर भी अगर बाय द वे मान लीजिए कि दोनों का सेम रहे, दोनों का सेम टेम्परेचर रहे और दोनों का जो सराउंडिंग टेम्परेचर वो भी सेम रहे, तो इनको जो है वो करने के बाद में डी टी डिवाइडेड बाई डी टी जो है डिवाइडेड बाई इतना इज इक्वल टू इसका एरिया बाई इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू दूसरा का एरिया बाई दूसरा का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसको याद रखेगा, यहीं से निकलता है, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रखिए, बाकी दोनों को डिवाइड करके निकाल दीजिए, रिलेशन आ जाएगा। इसमें जो है वो क्या है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या है, कूलिंग है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, हाँ सर, चलिए जी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखिए क्या बोलता है। इसमें बोला है कि अगर एक बॉडी को सराउंडिंग में छोड़ दिया जाए ठंडा होने के लिए, है ना, ठंडा होने के लिए सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना मान लीजिए टीएस है, तो इसमें बोला गया है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, टेम्परेचर घटने का दर जो होगा वह उस बॉडी का टेम्परेचर तथा सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब कि रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी एंड सराउंडिंग हो जाएगा वो। तो डी टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी हमेशा क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तब फाइनल बॉडी का टेम्परेचर कितना होने वाला है जी, ठंडा होकर के हो जाएगा सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस, इनिशियल कितना 30, तब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे इतना आएगा। ठीक है, ये जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी है। चलिए, अब यहाँ से जो है इसको अगर इंटीग्रेशन किया जाए, देखिए सबसे पहले जो है इसको आप यहाँ पे कर लोगे तो डी टी डिवाइडेड बाई डी टी जो निकल के आ जाएगा, है ना, तो ये इक्वल टू करेंगे तो कांस्टेंट निकल के सबसे पहले आएगा, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट के, और ये यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टी को इधर में लाएंगे और टी एस को इस साइड में लाएंगे, तो ये हो जाएगा टी माइनस कितना हो जाएगा, टी एस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी एस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटू कितना हो जाएगा डी टी, है ना। अब इनको क्या कर दो, तो इंटीग्रेशन कर दो आप। ठीक, तो यहाँ से इंटीग्रेशन देखिए, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे आप, है ना, थोड़ा सा नोट्स में देख लीजिएगा, इतना बताना जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। 1/t एल एन टी के टर्म में जो है इंटीग्रेशन चलेगा, इधर में आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। उसके बाद में जो है लॉग को पावर में बदल दीजिएगा, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा आपका इतना निकल के आ जाएगा, है ना। t इज इक्वल टू टी एस प्लस टी आई माइनस टी एस इंटू ई के पावर कितना माइनस के टी। जहाँ पे देखिए क्या क्या है सब, टी एस जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर है, टी जो है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी है, टी आई जो है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है कि कितना स्टार्टिंग में रखा गया था बॉडी का टेम्परेचर, और बाकी के जो है कांस्टेंट है ना, बाकी टी जो है छोटा टी जो है वो टाइम है कि कितने टाइम पे निकालोगे। देखिए, तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है कि पार्टिकुलर टाइम पे उस बॉडी का टेम्परेचर कितना रहा होगा उसके लिए है जी, लेकिन इसमें निकालना जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ई के पावर आ गया है। यहाँ से अगर ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ आपको जो है पहला ग्राफ जो है लॉग बेस में ई है टी माइनस टी एस वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा पाया गया है, स्ट्रेट लाइन पाया गया है। देखिए पहला ग्राफ जो है यहाँ पे छूट रहा है, पहला ग्राफ देखिए कहाँ पे, आपके कॉपी में 4 ग्राफ बताया गया होगा जी, और ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट जो है ग्राफ जो है क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा जी, समझे ना। ठीक है, तो ये जो है आपका
यहाँ से टेम्परेचर वर्सेस जो है टाइम का ग्राफ यहाँ पे इस तरह से बन गया जो एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। देखिए टी वर्सेस छोटा टी का टेम्परेचर ये आ गया। उसी तरह से अगर लॉग वाला आप बनाएंगे तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा लॉग टी माइनस टी एस वर्सेस कितना, स्मॉल टी टाइम का। उसके बाद में रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी निकालेंगे तो ये निकलेगा। दूसरा रेट ऑफ कूलिंग है ना वर्सेस टी माइनस टी एस टेम्परेचर डिफरेंस का निकालेंगे तो भी जो है स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है, जो ओरिजिन से पास करेगा। देखिए इसको जो है इक्वेशन यहाँ पे निकालना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल मतलब कि लंबा पड़ जाएगा, लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसको जो आप यहाँ से भी लिख सकते हो देखिए यहाँ से भी, यहाँ से जो है आप इक्वेशन फटफट ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद में लॉग वॉग जैसा बोल रहा है वैसा करते जाइए, तो इससे बेहतर रहेगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे जो है इस वाले टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको जो क्लास में करवाया गया है उस कॉपी को आप निकाल करके एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसा है वहां पर, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। उसी के साथ में 2 पेज और बचा हुआ है 2 पेज में जो है आपका पूरा हो जाएगा जी। चलिए दूसरा है कूलिंग ऑफ अ बॉडी क्या है, तो कूलिंग ऑफ ए बॉडी है। देखिए तो इसमें जो फॉर्मूला जो निकल के आया है ना, देखिए यही वाला फॉर्मूला जो है इधर में लिखा हुआ था ऊपर में, आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है ये वाला डी टी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी एस। देखिए यही चीज़ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर पलटी किया जाए है ना, इसको अगर क्या किया जाए पलटी किया जाए, देखिए तो क्या हो जाएगा, ये जो डी टी जो है ये भी टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होगा। देखिए ये जो है यहाँ पे कूलिंग ऑफ अ बॉडी जो है इसमें देखिए सबसे पहले है क्या, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी का टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 चला जाता है ठंडा होकर के, और सराउंडिंग में टेम्परेचर जो है वो कितना है, तो TS है, सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है। अच्छा इस बॉडी का टेम्परेचर T1 से जो T2 हुआ है वो स्मॉल टी टाइम में हुआ है, कितना टाइम में हुआ, स्मॉल टी टाइम में हुआ है जी, ठीक है। तो यहाँ से बोला गया है कि देखिए ये जो डी टी डिवाइडेड बाई डी टी जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे देखिए एक्चुअली में होना चाहिए क्या, T2 माइनस T1 यहाँ पे भराना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है, ये माइनस जो है इस माइनस को यहाँ पे क्या कर देगा, उड़ा देगा। जैसे देखिए हम करते हैं यहाँ पे जो भरा जाना चाहिए ये होगा कितना, T2 माइनस कितना T1 डिवाइडेड बाई टी। अगले स्टेप में ले जाकर के इसको पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर में कर लो, ये आ जाएगा T1 माइनस कितना T2 डिवाइडेड बाई टी। और यहाँ पे देखिए माइनस जो के है ये ऐसे ही बचा रहेगा, अंदर में कितना टी माइनस कितना टी एस, माइनस माइनस जो है कर जाएगा एक कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आ जाएगा T1 माइनस T2 आ जाएगा, ठीक है। तो बोला गया क्या कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर T1 से T2 होने में टी टाइम लग रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, TS है, तो इस वाले जो न्यूटन्स कूलिंग लॉ है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कि T1 माइनस T2 जो होगा डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू प्लस में के, जरा याद रखिएगा, के इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना TS। ये जो टेम्परेचर है उस बॉडी का एवरेज टेम्परेचर बन जाता है, जो देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला को आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो क्या बताया गया इसमें, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू के इंटू T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, TS हो जाएगा। बस हम रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा कि आप जो है वो पहली बार देख लेंगे इसको तो जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, रेडिएशन इतना आसान नहीं रहे, है ना। चलिए आज का जो है वो लास्ट पेज बच रहा है, ऊपर वाला बढ़िया से हो गया ना, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे ना जी, बहुत ज़्यादा। ये जो है क्या हो गया भाई, कैंसल है ना, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा बहुत बढ़िया तरीका से, किसी तरह का कोई दिक्कत, जैसे देखिए एक छोटा सा भी एग्जांपल यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी का टेम्परेचर जो है, एक बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री या 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो होता है कितना देर में, मान लीजिए 10 मिनट में, कितना देर में, 10 मिनट में, ठीक है।
तो इसको आप कैसे सेट कीजिएगा, बाहर का जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए कितना है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको हम लोग सेट करेंगे 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा 10 मिनट इज इक्वल टू एसआई यूनिट में पुट कर लीजिएगा, इज इक्वल टू के कांस्टेंट यहाँ पे निकालना पड़ता है कांस्टेंट को, ठीक है, कंडीशन से। T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई कितना 2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है तो 20 है, तो यहाँ पे इसको 20 रख दिया गया, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप के निकाल लीजिए और अगला क्वेश्चन जो पूछेगा इसमें बोलेगा कि अगर 100 से 40 होने में 10 मिनट का समय लगा है तो बताइए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने में कितना देर का वक्त लगाएगा, समय लगाएगा। तो के का तो वैल्यू निकल गया है ना, तो अगला 40 से 30 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30, समय कितना मान लीजिए टी है जो आपको निकालना है। के का वैल्यू यहाँ से पीछे वाला से निकाल लीजिएगा, ये कितना 40 प्लस कितना 30 डिवाइडेड बाई 2, एम्बिएंट टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर आपका उतना ही है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। ये बहुत इससे क्वेश्चन पूछा गया, आप जेईई नीट का क्वेश्चन उठा करके देखिए एकदम भरा पड़ा हुआ है इससे, समझे ना, एकदम आसान है। देखिए ये सब चैप्टर जो है ऐसा है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एकदम गारंटी कर सकते हैं कि अच्छे से आप पढ़े हो तो एकदम बन जाएगा। ये मैकेनिक्स जैसा नहीं है, समझे ना, इसमें जो है सिलेबस सीमित है, लेवल जो है सीमित है, आप पढ़िएगा ढंग से तो जो है बन ही जाएगा, एकदम बन जाएगा, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है इसमें। चलिए अगला जो है इसमें पढ़ना है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना है जी, ठीक है। देखिए इसमें बोला क्या गया है, इसमें बोला गया कि अगर एक बॉडी को, पहले देख लीजिए स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग द मैक्सिमम इज कंडीशन, ठीक है। इसमें बोला गया है कि अगर एक बॉडी को गर्म किया जाए, है ना जी, तो इस वाले से, है ना, इस बॉडी को गर्म किया जाए तो इस वाला से ढेर सारा रेडिएशन निकलता है, अलग अलग वेवलेंथ में जो रेडिएशन निकलता है ना जी। तो अगर देखा जाए कि हर एक वेवलेंथ में जो रेडिएशन निकल रहा है उसमें क्या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सब में सेम है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो है इसने जो है वो ग्राफ बनाया, क्या किया, ग्राफ बनाया कि कौन सा वेवलेंथ में, कौन सा वेवलेंथ में जो एनर्जी कितना निकल रहा है उस बॉडी से। जैसे मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे देखिए एक ब्लैक पेन दिख रहा होगा, इस ब्लैक पेन से मान लीजिए कि 50 तरह के वेवलेंथ से जो है 50 जो है अलग अलग तरह का रेडिएशन निकलता है ना। तो मान लीजिए कि इसमें जो है इससे जो टोटल जो एनर्जी जो इमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया तथा पर यूनिट टाइम में, ये मान लीजिए कितना निकल रहा है, तो ये निकल रहा है कितना, मान लीजिए कि 100 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड निकल रहा है। तो क्या अगर इसमें 50 तरह के रेडिएशन निकलेगा तो हर एक रेडिएशन में क्या 2-2 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एनर्जी चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता हर एक वेवलेंथ में एनर्जी का, ठीक है। तो इसमें ग्राफ दिखा गया, देखिए ग्राफ क्या आपको दिखाता है। इसमें बोला गया है कि अगर इनको हम लोग इमिसिव पावर का आपको है ना, आपको जो है वो पता होगा, हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को बोला जाता है। इसमें बोला जा रहा है कि देखिए इस वाले वेवलेंथ के कोरेस्पॉन्डिंग में एनर्जी इतना है, इस वाले वेवलेंथ के कोरेस्पॉन्डिंग में इतना है। तो देखा गया कि जो पहले जो है वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। हम सबसे पहले एक ग्राफ को काम करेंगे, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। तो पहले इसमें देखा कि देखिए यहाँ पे हम ग्राफ बना देते हैं, इस तरह से जो है ग्राफ दिखा गया। इधर में क्या है, लैम्डा है, और इधर में क्या है तो ए लैम्डा है, जिसको आप इमिसिव पावर को कौन वाला बोलोगे, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, जो पार्टिकुलर वेवलेंथ में निकलेगा। तो इस वाले वेवलेंथ में एनर्जी इतना निकल रहा था, इस वाले में इतना निकल रहा था। कहने का मतलब कि जैसे जैसे पहले वेवलेंथ बढ़ रहा था वैसे वैसे एनर्जी जो है इमिट जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एक समय ऐसा आया कि जो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम निकला यहाँ पर ही, है ना, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग में जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी इमिशन होता है ना, इमिट होता है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा एम कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ कोरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी इमिशन, लैम्डा एम कहा जाता है। उसके बाद में सब जब फिर से लैम्डा बढ़ा गया तो एनर्जी इमिट जो हो रहा है वो क्या हो गया, डाउन हो गया पूरा। तो इस तरह से जो है वो आपको क्या दिखाया गया यहाँ पे, तो ग्राफ दिखाया गया, ग्राफ जो है प्लॉट किया गया जी, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है। अब इसमें देखा गया कि जैसे मान लीजिए कि T1 टेम्परेचर पे ये वाला ग्राफ मिला। अब देखा गया क्या कि उसी बॉडी का टेम्परेचर जो है अभी बढ़ा करके T2 कर दिया गया। तब ये जो ग्राफ जो था इस तरह से जो था वो जो है वो थोड़ा बाएं शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, बाएं शिफ्ट हो गया। मैक्सिमम पॉइंट इसमें मान लीजिए यहाँ पे था, तो इस ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है अभी इधर में शिफ्ट हो गया।
मतलब इसका लैम्डा एम यहाँ पे आ रहा था, इसका लैम्डा एम जो है यहाँ पे आ रहा है। फिर से अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया तो अभी जो लैम्डा एम इसका जो है एनर्जी मैक्सिमम जो इमिट कर रहा है वो उसका वेवलेंथ जो है कमते गया। तो यही बोलना है ऊपर में, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ, या तो पहले देखिए यहाँ पे इसमें क्या बोला गया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैक्सिमम एनर्जी इमिशन के कोरेस्पॉन्डिंग में जो वेवलेंथ होता है वो घटते चला जाता है, ये बात बोला गया। मतलब लैम्डा एम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया कि लैम्डा, जरा से रुकिए, लैम्डा एम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम एनर्जी इमिशन के कोरेस्पॉन्डिंग में जो लैम्डा होगा वो क्या होते जाएगा, तो घटते चला जाएगा जी। क्या होते जाएगा, तो घटते चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा एम इंटू टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 होगा, या तो लैम्डा एम इंटू टी जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा, है ना। अब वो कांस्टेंट जो है वो क्या बोला गया यहाँ पे, तो उसको बी बोला गया। क्या बोला गया, बी। जहाँ पे बी का जो वैल्यू है वो निकाल करके लाया गया कितना, तो 2.89 इंटू 10 के पावर कितना, -3। अब यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, यानी क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए, क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इमिशन ऑफ रेडिएशन एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन केल्विन जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, उस रेडिएशन के मैक्सिमम जो होगा उसके कोरेस्पॉन्डिंग में वेवलेंथ एंड उसका टेम्परेचर जो होगा वो आपस में दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू बी, एंड बी इज इक्वल टू कितना, 2.89 10 के पावर कितना हो जाएगा, वो -3 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो ये जो ग्राफ जो है बाएं तरफ शिफ्ट हुआ आपको पता चला है बड़ी बढ़िया से। देखिए यहाँ पे क्या कुछ बोला गया है, जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता गया था वैसे वैसे लैम्डा एम का जो वैल्यू है वो क्या होता गया था, घटते गया था। मतलब कि यहाँ पे सबसे ऊपर वाला टेम्परेचर जो ज़्यादा है, मतलब T3 T2 T1 ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा T3 फिर T2 फिर T1 है। लेकिन जो लैम्डा है वो उसका सबसे ज़्यादा है ना। लैम्डा जो है उसका सबसे ज़्यादा है जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, या तो लैम्डा उसका सबसे ज़्यादा कम है जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है वो दोनों जो है वो उल्टा ऑर्डर में चलता है, T2 T3 T1, लैम्डा 3 लैम्डा M2 ए लैम्डा M1। देखिए यहाँ पे हिंदी में कुछ लिखा हुआ बात याद करने के लिए, आप लोग भी एकदम ऐसे ही हिंदी में लिखेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ग्राफ बायां तरफ शिफ्ट होते चला जाता है, होता नहीं है, होते चला जाता है। चलिए, उसके बाद में बोला है कि द टोटल एनर्जी इमिटेड, द टोटल एनर्जी इमिटेड, देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। बोला है कि किसी बॉडी से जो टोटल एनर्जी जो इमिट करेगा, किसी बॉडी से जो टोटल एनर्जी इमिट करेगा, देखिए यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, क्या ये कोई बॉडी है, इस बॉडी से जो टोटल एनर्जी जो निकल रहा है, जिसको आप क्यू भी बोल सकते हो, ई भी बोल सकते हो। यहाँ पे ई का मतलब इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी मत समझ जाएगा आप। ये जो एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो इमिट कर रहा है इन ऑल वेवलेंथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T के पावर 4 होता है। लेकिन वो वाला एनर्जी जो मैक्सिमम जो मैक्सिमम एनर्जी जो होता है, जिस वेवलेंथ के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी निकलता है, ई मैक्स जो होता है, वो जो होता है टेम्परेचर के 5वें पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझे। देखिए यहाँ पे आपको एक जो ग्राफ है वो इसमें दिया गया है, देखिए हम बताते हैं। जैसे आपको पीछे में कहीं पे बताया गया होगा कि अगर ई लैम्डा के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन किया जाए 0 से लैम्डा तक का, सॉरी 0 से इन्फिनिटी तक का, तो ई जो है वो आपको क्या देगा, तो टोटल इमिसिव पावर दे देगा। क्या दे देगा, टोटल इमिसिव पावर। मतलब ये पूरा एरिया जो है वो क्या देगा, टोटल इमिसिव पावर है। इसमें जो पार्टिकुलर एक पॉइंट जो है वो क्या देगा, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर एक वेवलेंथ के लिए दे रहा। ठीक है, तो यही बोला गया कि टोटल इमिसिव पावर जो होगा या तो टोटल एनर्जी जो होगा वह T की पावर 4 का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो मैक्सिमम एनर्जी जो होगा, ये जो टॉप पॉइंट पे आपको जो दिख रहा है, ये जो है वो टेम्परेचर के 5वें पावर का क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी। इसको याद रखिएगा, T के पावर 4 एंड T के पावर 5, ये जो है टोटल एनर्जी हो जाएगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और T के पावर 5 कौन प्रोपोर्शनल होता है जी, तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर याद रहे केल्विन में। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है
ए हो गया पूरा का पूरा समाप्त। तो हम उम्मीद करते हैं, है ना, हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग जो है वो अपने अपने शॉर्ट नोट्स में, है ना, अपने अपने शॉर्ट नोट्स में जो डायरी है या तो कॉपी जो है उसको बढ़िया से एकदम सजा करके सुंदर सुंदर लिखिएगा, है ना, और अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ले आइएगा। जैसा कि आपको बोला गया है कि पिछले पिछले दिन कि सैटरडे को टेस्ट है, तैयारी कीजिए मस्त से एकदम, बढ़िया नंबर लाइए, मजा आएगा हमें भी देख करके, और बढ़िया से पढ़ाई करिए, है ना। केटीजी खत्म करके थर्मोडायनेमिक्स बहुत जल्दी ही चालू किया जाएगा आपको। केटीजी मुश्किल से 2-3 क्लास चलेगा। और ठीक है, फिर इसी के साथ हम विदाई लेना चाहेंगे। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।